आपके पास ये 5 वर्ड्स हैं आपके पास, ठीक है। तो सबसे पहला वर्ड हो गया आपका वर्गानुपात। इसमें वर्गानुपात में आप क्या करेंगे, ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर। घनानुपात में ए क्यूब रेशियो बी क्यूब। विलोमानुपात मतलब हो गया जो रेशियो आपको दिया होगा उसको 1/, करके आप बता देंगे, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल पहले उसको समझ लेते हैं पूरा। जैसे एग्जाम्पल है 2:3। अब सबसे पहले हम इसका निकाल रहे हैं वर्गानुपात। सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेंगे, उससे हम सारा समझ लेंगे। तो सबसे पहले 2:3 लिया है। अब इसका मान लीजिए हम निकाल रहे हैं वर्गानुपात। इसका मतलब हो गया 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4:9, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए कि हमें इसका निकालना है। एग्जाम्पल के लिए हम इसका ले लेते हैं। तो इसका मतलब हो गया √4/9। इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर 2:3। तो वर्गानुपात जब आपसे पूछा जाएगा तो आप स्क्वायर करेंगे, और वर्गमूलानुपात पूछा जाएगा आपसे तो आप अंडर रूट करेंगे। इसी तरह से जब आपको घनानुपात पूछा जाएगा तो घनानुपात में क्या है, ए क्यूब रेशियो बी क्यूब। एग्जाम्पल 2:3 का मान लीजिए निकालना है तो 2 क्यूब और 3 क्यूब, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल इसी का हम ले लेते हैं। अब इसी तरह से आपको घनानुपात निकालना है, घनमूलानुपात। तो आप क्या करेंगे इसका, अब ये मतलब हो गया इसका √27, ठीक है। इसमें आपका यहाँ 3 रहेगा, यहाँ जब कुछ नहीं लिखा है तो अंडरस्टूड है, यहाँ पे 2 है। इसी तरह से हम इसको फैक्टर करके भी कर सकते हैं। ये तो बहुत छोटा नंबर है, अगर लेकिन बड़ा नंबर आएगा तो आप फैक्टर करके करेंगे। अब इसका 8 का क्या आ जाएगा, तो इसका 3। और विलोमानुपात में क्या हो जाएगा, जो भी आपको रेशियो दिया होगा उसको आप जस्ट रिवर्स कर देंगे। जैसे 2:3 का निकालना है आपको विलोमानुपात, तो क्या हो जाएगा 1/2 रेशियो 1/3, ठीक है। सारे वर्ड्स क्लियर हो गए। पहला है वर्गानुपात। वर्गानुपात में आपको करना है ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर। दूसरा है घनानुपात। घनानुपात का मतलब है ए क्यूब रेशियो बी क्यूब। थर्ड है वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात का मतलब है √a/√b। यहाँ पे आपका यही चीज, यहाँ पे अंडरस्टूड है 2 होगा, यहाँ पे 3। अगर बड़ा नंबर दिया होगा तो आप फैक्टर करके फिर निकालेंगे। और विलोमानुपात मतलब 1/a 1/b, ठीक है। ये डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, ये बीच बीच में आपका क्वेश्चन के बीच में आएगा। इतने छोटे क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपके में। इसको हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए P Q R S, ये हमारा रेशियो शो कर रहा है। ये सिंबल प्रपोर्शन यानी समानुपात, ये अनुपात, ये समानुपात। इसका मतलब क्या है, अगर हमको इसको डिवाइड में लिखना है देन P/Q, जो ये होता है इसको हम अपॉन करके लिख लेते हैं, ऐसे ही इसको अपॉन करके। और ये जो लगा होता है समानुपात, इसका मतलब इक्वल R/S। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो PS = QR। एक तो हम इस तरह से करके निकाल सकते हैं, दूसरा इसका मल्टीप्लिकेशन इससे और इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, यानी जो फर्स्ट वाला टर्म है उसका मल्टीप्लाई हम करते हैं सबसे लास्ट वाले से, और इसका मल्टीप्लाई इससे। देखिए वही चीज यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे P है, S है। चाहे हम इस तरह से कर ले, चाहे इस तरह से कर ले।
मध्यानुपाती P/X जब हमसे मध्यानुपाती पूछेगा तो जो हमारे दोनों टर्म्स बीच वाले रहेंगे वो हमारे सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलर होने की कंडीशन में इसका मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे। जब इसका मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे देन हो जाएगा x² इक्वल टू P मल्टीप्लाई Q, देन x इक्वल टू √P/Q। अभी एग्जांपल्स हम कराएंगे इसके। जब आपको तृतीयानुपाती निकालना होगा, एक हो गया मध्यानुपाती, एक हो गया तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती में क्या होगा, आपका जो सेकंड टर्म है और जो थर्ड टर्म है ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। आपको 2 डिजिट दी होगी, जब जो लास्ट वाली डिजिट होगी उसको आप यहाँ लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे तो आपका हो जाएगा P/X इक्वल टू Q²। तो x इक्वल टू Q² अपॉन P, ठीक है। P/Q/R/S। जब चतुर्थानुपाती निकालना होगा तो आपको 3 डिजिट ये अलग अलग दी जाएंगी और चौथा पूछेगा। उस कंडीशन में आप मल्टीप्लाई इसका इससे कर देंगे, इसका इससे कर देंगे। तो P/X इक्वल टू Q मल्टीप्लाई R, तो x इक्वल टू QR अपॉन P। अब इसके एग्जाम्पल्स करेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा किस तरह से एग्जाम्पल इसके क्वेश्चंस बनते हैं। नोट कर लिया ये? यस मैम। आज भी तुम नोट नहीं कर रहे हो? तुमसे बोल रही हूँ। हाँ तुम्हीं से बोल रहे हैं, और क्या। यस कर दें इसे? यस मैम। इन्होंने ज्यादा पढ़ लिया। कह रहे हैं हमको याद नहीं होंगे इसलिए लिखेंगे। ये बहुत छोटे क्वेश्चंस हैं, लेकिन नहीं आता है अगर तो नहीं कर सकते। क्वेश्चंस छोटे हैं। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है आपका 5, 9 और 12। इनका निकालना है चतुर्थानुपाती। 5/9 proportion 12 x। काम था अब यहाँ कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई आप इससे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे। 5x इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 12x इक्वल टू, आंसर बताइए। कितना आ रहा है? सॉल्व करके तो बताइए, सॉल्व भी नहीं करना चाहते हैं। दूसरा क्वेश्चन 18 और 24, इसका तृतीयानुपाती बताना है। देखते सबसे पहले कौन बताता है।
32। ठीक है, आपसे जब भी तृतीयानुपाती पूछा जाएगा आपको 2 डिजिट दिए होंगे, आपको दूसरी डिजिट को यहाँ रखना है और यहाँ भी रखना है। उसके बाद यहाँ आप x लिखेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसके बाद आपको वैल्यू मिल जाएगी। थर्ड क्वेश्चन 0.05 और 0.45, इसका आपको बताना है मध्यानुपाती। इसका आंसर आप खुद ही बताइए, आप लोग बताइए क्या आएगा। 0.05 और 0.45। x 0.45। अब क्या करेंगे, हमने पहले लिख लिया इसको, इस तरह से लिखेंगे। जब मध्यानुपाती पूछेगा तो हम यहाँ भी x लिखेंगे और यहाँ भी x लिखेंगे। इसके बाद इसका मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इससे, तो ये हमारा हो जाएगा x²। हाँ सही है, 0.05 0.45 x² इक्वल टू ये हो गया आपका, देन x इक्वल टू, अब ये हो जाएगा। हमें क्या करना है, अब इसमें से पॉइंट हटा देना है पहले। अब यहाँ पे अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो ये कितने नंबर्स के बाद है, 2 नंबर्स के बाद है, तो हम नीचे 2 0 बढ़ा देंगे। यहाँ पे 2 0 यहाँ से बढ़ा दिया हमने, पॉइंट हटा दिए सब जगह से। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जब भी हमारा बड़ा नंबर हो जाता है तो हम इस तरह से उसको ब्रेक कर लेते हैं कि तुरंत स्क्वायर से वो बाहर आ जाए। हमने यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, ये 5 लिखा हुआ है, हमने यहाँ लिख दिया। 45 को क्या लिख दिया, 9 × 5, क्योंकि 5 है हमारे पास। अगर 2 5 हमारे पास हो जाए तो ये बाहर आ जाएगा। तो ये सिंपल हमने क्या किया, ये 5 हमारा बाहर आ गया और यहाँ से ये √9 कितना हो जाएगा, 3, और ये 10 और ये 10। ठीक है, 15 कैसे आ रहा था, 0.59, वही तो कह रहे हैं, 15 तो दिख नहीं रहा है। ये 100 हो जाएगा। 15 कौन बता रहा था, पॉइंट के बाद पॉइंट क्या, 1.5। अच्छा पॉइंट बताया था आपने, नहीं डायरेक्ट बता दिया, डायरेक्ट बताया था। तो मतलब 15 और 0.15 में कोई डिफरेंस नहीं है, इसीलिए इसको मैंने करके बताया वहाँ तक, क्योंकि लोग समझ रहे हैं 15 और 0.15 में डिफरेंस ही नहीं है। जब आप क्वेश्चन पूरा वहाँ तक सॉल्व करेंगे स्टेप टू स्टेप, तो आपको पता चल जाएगा कहीं गलती हो रही है या नहीं हो रही है। वहीं पे मल्टीप्लाई करके 2 के बाद लगा दो पॉइंट। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिए, जैसे आपने पॉइंट हटाया, यहाँ से पॉइंट हटाया, नीचे बढ़ाया, अगर यही आपका पॉइंट अगर नीचे होता और आपको ऊपर बढ़ाना है, रिवर्स में बढ़ाते हैं। अगर पॉइंट आपका नीचे है तो आप जो 0 बढ़ाएंगे वो ऊपर वाले टर्म में बढ़ाएंगे, और अगर ऊपर पॉइंट है तो नीचे वाले में बढ़ाएंगे। ये हमेशा ध्यान रखना है, ये दोनों चीज़ें चलती हैं। नीचे का पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर, ऊपर का पॉइंट हटाएंगे तो नीचे, और जितने भी नंबर्स रहेंगे उतने ही 0 हमारे बढ़ते चले जाते हैं। सबसे पहले हम पॉइंट हटा लेते हैं, कभी कभी पॉइंट्स के चक्कर में आंसर हमारा गलत हो जाता है। अब इसका अगर ऑप्शन दिया होगा तो आपको 0.15, 1.5, 15 इस तरह से आंसर दिया होगा कि आपके पॉइंट में गलती हो जाएगी, वहीं से आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गए आपके ये छोटे छोटे क्वेश्चंस। अब हम इसको समझ लेते हैं कि आपके पास कोई राशि x है, उसको बांटना है a और b के बीच में, तो हम किस तरह से इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले हम देखते हैं पार्ट ऑफ a, पार्ट ऑफ
जब हम ए का पार्ट निकालेंगे तो ए ऊपर रखेंगे और टोटल जो रेशियो होगा उसको नीचे, मल्टीप्लाई जो हमारी टोटल राशि है, जैसे x है तो हमने यहाँ लिख दिया। इस तरह के अभी छोटे छोटे क्वेश्चंस अभी आगे कराएंगे। जैसे a है तो हमने a लिखा, टोटल रेशियो हमारा a प्लस b। अब b का पार्ट कितना हो जाएगा, पार्ट ऑफ b, b का पार्ट में b हम ऊपर लिखेंगे a प्लस b मल्टीप्लाई s। ये तो हो गया जब दो लोगों के बीच में डिवाइड कर रहे हैं। अब मान लीजिए x राशि हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, a रेशियो b रेशियो c, देन पार्ट ऑफ a अपॉन a प्लस b प्लस c, a अपॉन a प्लस b a प्लस b प्लस c मल्टीप्लाई s, पार्ट ऑफ b b अपॉन a प्लस b प्लस c मल्टीप्लाई x, पार्ट ऑफ c अपॉन a प्लस b प्लस c मल्टीप्लाई x। इसी तरह से हम चाहे जितने लोगों में पार्ट डिवाइड करते जाएं, ये हम इसी तरह से नीचे अपना टोटल रखेंगे और उसके पार्ट्स उसी तरह से निकलते चले जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल और कर लो। अब ये हमारा क्या हो रहा है, 4 लोगों में बांटा जा रहा है, कोई राशि है 4 लोगों में। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस कई सारे हैं कि हमारे पास मान लो इतना पैसा है, हम 4 लोगों में बांट रहे हैं या 3 लोगों में बांट रहे हैं, तो कितना बचेगा। इस तरह के क्वेश्चंस कई सारे पूछे जाते हैं कि उसमें शेयरिंग कितनी होगी। अब इसमें पार्ट ऑफ सी बस बता दीजिए, सी अपॉन मल्टीप्लाई एस, ठीक है। इसी तरह से डी का हो जाएगा डी अपॉन टोटल। और एक चीज और देख लीजिए, ए बाई बी और सी बाई डी। कहीं कहीं आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। अगर आपका ये लिखा हुआ है तो आप आगे इसको सॉल्व करने के लिए इस तरह से प्रोसीड करेंगे, ऊपर लिखेंगे प्लस वाला, नीचे लिखेंगे माइनस वाला। ये कई जगह आएगा अभी आपका। ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। जो आपका नीचे लिखा होगा उसको आप एक बार प्लस में लिखेंगे, फिर एक बार माइनस में, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी सी माइनस डी। बड़े बड़े एक्स के टर्म में जब क्वेश्चंस होते हैं तो हम इसी तरह से इसको सॉल्व करते हैं। जो हमारा अंश है उसमें हर को एक बार हम प्लस कर देते हैं, देन फिर अंश लिखते हैं, उसमें हर को माइनस कर देते हैं। यही चीज़ उधर साइड भी प्रोसीड करते हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन लिख लीजिए। इसमें ₹675 को हमें डिवाइड करना है ए और बी के बीच में 5:4 के बीच में। तो इसमें पार्ट ए का कितना होगा, पार्ट बी का कितना होगा। 675 रुपए को हम ए और बी के बीच में 5:4 के अनुपात में बांट रहे हैं, तो उसमें ए और बी का पार्ट कितना होगा, क्वेश्चन ये है। पार्ट ऑफ ए इक्वल टू, अब आपके पास ए और बी की वैल्यूज आपको मिल गई है और एक्स की भी वैल्यूज मिल गई है। 5 + 4 मल्टीप्लाई 6 7 5/9 मल्टीप्लाई 6 7 5 जो आएगा इसका ए का पार्ट हो गया। पार्ट ऑफ बी कितना आ रहा है, 375। कितना आ रहा है, 375 और 300। ठीक है। माइनस करते हैं तो आ जाएगा इतना 375 इसमें से भी का। हाँ, माइनस करने से भी आ जाएगा। एक का निकाल लो, दूसरे का माइनस कर दो टोटल से।
अब हमें अगर आंसर चेक करना है, मान लो ऑप्शन में क्या दिया होगा, एक बार तो ये रेशियो दिया होगा, एक बार इसका जस्ट रिवर्स कर देंगे, 300, 375 ये भी दिया होगा ऑप्शन में। एक का जैसे इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि इसका रेशियो आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा है 5:4, तो जिसका रेशियो ज़्यादा होगा उसका आंसर भी ज़्यादा होगा। रेशियो का मतलब है कि जो टोटल अमाउंट है उसमें से उसका कितना पार्ट है, तो जिसका रेशियो ज़्यादा होगा उसका पार्ट ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे 5:4 का क्या मतलब हो रहा है कि हमारे पास टोटल मान लीजिए 675 रुपीज़ है, इसको अगर हम 9 पार्ट में डिवाइड करें, अगर 9 पार्ट में डिवाइड करें तो जो उसका 5 पार्ट है वो उसको मिल रहा है पार्ट ए को, और बी को कितना मिल रहा है, उसका 4 पार्ट। मतलब यही है, रेशियो का मतलब सीधा सीधा यही होता है कि हम उसको यहाँ पे 5:4 लिखा हुआ है, इसका मतलब इस अमाउंट को हम 9 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, उसमें से 5 पार्ट ए को मिल रहा है और 4 पार्ट बी को मिल रहा है। रेशियो का मतलब सीधे सीधे यही होता है कि 2 लोगों में या 2 लोग में या 3 लोगों में कितना हम रेशियो में उसको डिवाइड कर रहे हैं, बस। दूसरा क्वेश्चन है, 952 रुपीज़ है, इसको डिवाइड कर रहे हैं 37, 18 और 13। 952 रुपीज़ है, 37 रेशियो 18 रेशियो 13, इसमें डिवाइड कर रहे हैं। आपको बताना है तीनों के पास, ए के और बी के और सी के। अब इसमें से पर्टिकुलर आपसे किसी एक का भी पार्ट पूछ सकता है। जैसे मान लो हम सबसे पहले सी का पार्ट अगर सॉल्व करते हैं, अगर क्वेश्चन में मान लो एक ही का पार्ट पूछा जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, सी का पार्ट इसमें कितना है 13, तो हम 13 को ऊपर रखेंगे, उसके बाद जो टोटल रेशियो है 37 + 18 + 13 मल्टीप्लाई 952, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, जो हमारा आंसर आएगा वो हम बता देंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमसे सी पूछ रहा है तो हम ये भी सॉल्व करें और ये भी करें, जरूरी नहीं है। जितना उसका रेशियो है उसको हम ऊपर रखें और टोटल को नीचे रख दें और अपना आंसर बता दें, ठीक है। कितना कितना आ रहा है, लास्ट 518, 252, इसका बताइए 182। अब यहाँ पे देखिए रेशियो से ही आपको क्लियर हो रहा है कि इसका पार्ट सबसे ज्यादा था, तो इसका सबसे ज्यादा पार्ट आ रहा है, इसका फिर आ रहा है, फिर इसका आ रहा है। 37 पार्ट ए का था, इसलिए इसका सबसे ज्यादा है। इसके बाद 18 इसका है। अब 18 और 13 में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए इसके अमाउंट में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर इससे कंपेयर करें हम सी से ए को, तो देखिए सी और ए में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि उसका रेशियो 37 पार्ट है, उसका सी वाले का 18 पार्ट है। इसलिए आपको आंसर से भी फील होगा कि किसका आंसर ज्यादा आएगा, किसका कम आएगा। ए रेशियो बी आपको दिया है 5:7, तो आपको फाइंड आउट करना है 3a + 5b रेशियो 5a - 2b। इसकी वैल्यू आपको बतानी है। इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करते हैं, (3a + 5b / 5a - 2b) यही तो पूछ रहा है आपसे।
रेशियो का मतलब है कि ये इस फॉर्म में है। अब आपको दिया क्या है, हम क्वेश्चंस में ये देखते हैं कि हमको गिवन क्या है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, लेकिन हमको यहाँ ए दिखाई दे रहा है, बी दिखाई दे रहा है, और हमको दिया क्या है, सिर्फ ए बाई बी। तो हम अगर ऐसा कुछ कर लें कि इसमें हमारा ए बाई बी बन जाए। अगर हमको बी बाई ए दिया होता तो हम बी बाई ए के बारे में सोचते, लेकिन अगर हमें ए बाई बी दिया है तो हम इसमें सोचेंगे कि अगर हम सब में बी से डिवाइड कर दें तो हमारा ए बाई बी आ जाएगा। अगर हम पर्टिकुलर किसी नंबर से हम डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, अगर दोनों में कर देते हैं तो हमारा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे b का, यहाँ क्या किया आपने, b से डिवाइड किया तो ये क्या हो गया, a बाई बी। यहाँ पे b से डिवाइड किया, b बाई बी, 5a अपॉन b माइनस 2b अपॉन b। हमने क्या किया था इस वाले क्वेश्चन में, 1 बाई बी से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 1 बाई बी से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। अगर किसी भी नंबर से हम ऊपर नीचे दोनों जगह कर देते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब लेकिन अब हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि बी से ये कट जाएगा, बी से ये कट गया, तो ये सिर्फ डिजिट हो जाएगा, और यहाँ पे ए बाई बी की वैल्यू हमें वहाँ दी हुई है, हम यहाँ पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा बस 3। ए बाई बी कितना दिया है, 5 बाई 7 प्लस 5 अपॉन 5 बाई 7 माइनस 2। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अब ये देखिए, यहाँ भी नीचे 7 था, यहाँ भी 7 था, तो ये दोनों कट हो जाएंगे। अब सिर्फ हमारा बच रहा है ये वाले डिजिट, हम इससे अपना आंसर निकालें बस। कितना आ रहा है आंसर, ठीक है। कैसे हम 5 x रख देते, 7 x रख देते हो, करते चले जाते हैं, करना ही वहाँ पे 25, वहाँ पे 14 हो जाएगा, वहाँ पे जोड़ के लेस कर दिया, वहाँ में आ जाएगा, डायरेक्ट वैल्यू को करके भी आ जाएगा। किसी भी क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन अगर मान लो कि आपको कुछ कॉम्प्लेक्स दे दिया ऐसा, जैसे यहाँ पे तो 20 से डिवाइड करने से हो जा रहा है आपका, लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ दे दिया है जिससे कि लाने में दिक्कत हो रही है, तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि हमें ऊपर नीचे किसका मल्टीप्लाई करना है जिससे कि वो चीज़ हमारी आ जाए। ये तो हमने सिंपल क्वेश्चन लिया आपको समझाने के लिए, अगर हम क्वेश्चन बहुत बड़ा सा ले लेंगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट भी तो आना चाहिए। अब यहाँ पे आपको ए रेशियो बी दिया हुआ था, अब मान लीजिए यहाँ पे हमें दे देता ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर या इस टाइप का कुछ दे देता, तो हम अपना मल्टीप्लिकेशन उसी तरह से करते जिससे कि हमारा ये सॉल्व हो जाता। हमें जो भी रेशियो दिया होगा हम उसी का मल्टीप्लाई डिवाइड, जिस तरह से भी वो वैल्यूज हमारी इस वाले फॉर्म में आ जाए, हम कोशिश करते हैं कि हमें जो क्वेश्चन दिया है उसमें वो टर्म हमारा बन जाए। अब यहाँ पे ऊपर नीचे देखो 7 सेम हो गया था, इसलिए कॉम्प्लेक्स ये क्वेश्चन थोड़ा इजी हो गया। अब जैसे ऊपर नीचे भी मान लो अगर 7 दोनों में नहीं आता तो क्या होता है, क्वेश्चन थोड़ा और टफ होता। तो ये लेकिन करने का मेथड यही है कि जब भी आपको कोई रेशियो दिया होगा और यहाँ पे अगर कोई बड़ा टर्म दिया है तो आपका पहला काम ये होगा कि आप इस टर्म में ये वाला टर्म लाने की कोशिश करिए कि वो किस तरीके से आएगा। जब वो टर्म आएगा तभी आगे सॉल्व हो, ठीक है। ये तो इजी से था ना, इसलिए हो गया आप लोगों से, लेकिन अगर टफ क्वेश्चन होता तो नहीं निकाल पाते आप। अब एक क्वेश्चन लिखिए, यदि दो संख्याओं
संख्याओं का अंतर 15 है, यदि दो संख्याओं का अंतर 15 है और उनका अनुपात 3:2 है और उनका अनुपात 3:2 है, तो उनका गुणनफल क्या होगा? 3:2 है, तो उनका गुणनफल क्या होगा? ये है क्वेश्चन आपका, ठीक है। 90 तो नहीं आ रहा है। आंसर अपना चेक कर लीजिए यहाँ से, आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं। ऑप्शन क्यों लिखे रहेंगे? आपके पास दो इक्वेशंस हैं, मान लीजिए हम इसका मल्टीप्लिकेशन पूछ रहे हैं और आपको यहाँ रेशियो भी बता दिया है और माइनस करने पे भी बता दिया है। आपके पास अगर एक्स वाई की वैल्यूज हैं, अगर मान लीजिए वो माइनस करने से आपका 15 आ रहा है, तो आपका आंसर करेक्ट है। आंसर भी तो आप चेक कर सकते हैं ना, इसलिए मल्टीप्लाई कितना आएगा? 15 एक्स और वाई की वैल्यूज कितनी आ रही है? 30, 45। हमारी ज़्यादा, हमारी तो 15,000। चलो अच्छा ऑप्शन देते हैं। हाँ आंसर सही है, 1350। 1350 करेक्ट आंसर है। आप लोगों ने कितने आंसर बता दिए अब तक? 10-15 आंसर तो बता ही दिए अब तक में। आप लोग बेसिक पे ध्यान नहीं देते, आप लोग बस शॉर्टकट में लगे रहते हैं कि किसी तरीके से हर क्वेश्चन का शॉर्टकट पता चल जाए। सारे क्वेश्चंस का शॉर्टकट नहीं होता है, जहाँ होता है मैंने बता रखा है। अलजेब्रा में आपको कई सारे शॉर्टकट बताए, टाइम वाले चैप्टर में बताया ना, क्लॉक वाले में बताए, तो जहाँ जहाँ जरूरत होगी वहाँ शॉर्टकट बताएंगे। लेकिन आप सोच रहे हैं हर क्वेश्चन का शॉर्टकट हो, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास जब भी इस तरह का क्वेश्चन बनेगा तो आपके पास दो इक्वेशंस दी है। पहला ये देने का मतलब ये है कि एक इक्वेशन उसने दे दी और यहाँ पे आपको अनुपात दे दिया, इसका मतलब ये दूसरी इक्वेशन के लिए आपको बता रहा है कि दूसरी इक्वेशन आपकी यहाँ से बनेगी। तो आपका पहली इक्वेशन हो गया, दूसरी ये हो जाएगा 2x माइनस, अब यहाँ से आपने मल्टीप्लाई किया तो 2x = 3y, ये हो जाएगा। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई आप जब करेंगे इधर का इधर, अब ये हो जाएगा 2x माइनस 3y = 0। एक इक्वेशन आपकी ये हो गई, दूसरी इक्वेशन ये होगी। अब अगर इन दोनों को आप सॉल्व कर लीजिए तो एक्स वाई की जो वैल्यू मिलेगी आपने मल्टीप्लाई कर दिया, बस। हमेशा इस तरह का जब क्वेश्चन होगा आपका, तो एक इक्वेशन आपको दी है, दूसरी इक्वेशन आपको रेशियो के फॉर्म में दी होगी, उसको आपको चेंज करना है, दूसरी इक्वेशन बना लेना है, देन दोनों को सॉल्व कर देना है, बस। अब इसमें आप क्या करेंगे, इसमें दो मेथड है, या तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो पहले y की वैल्यू निकाल लीजिए, नहीं 2 से करके x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो आपने इसमें मान लीजिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3x माइनस 3y = 45, और दूसरी इक्वेशन थी 2x माइनस 3y = 0। इससे ये कट गया, तो x = 45। अब आपने एक वैल्यू निकाल ली, अब चाहे यहाँ से कर लीजिए चाहे वहाँ से कर लीजिए। तो x माइनस y = 15, x = 45 माइनस y = 15, देन y = 30। x और y की वैल्यू आ गई, x मल्टीप्लाई y आपसे पूछ रहा है, 45 मल्टीप्लाई 30। बस आंसर आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, दोनों जगह से। आप रेशियो निकालेंगे तो भी 3:2 आ जाएगा, अगर माइनस करेंगे तो भी आपका 15 आ जाएगा। आंसर आप इन दोनों से टैली कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चंस वाले इक्वेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं, इजीली आप उनके आंसर भी जरूर चेक कर लिया करिए कि सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि आंसर आपके इसी फॉर्म में दिए होंगे जो कि लगेगा कि चारों सही हैं। कुछ अगर ऐसे ही दिया जाएगा तो ऐसा देंगे कि सबके डिफरेंस 15-15 होंगे, अगर आप इस तरह से लगाएंगे तो सब चारों करेक्ट हो जाएंगे।
इसलिए आपको करके भी देखना है। और सिर्फ अगर ऑप्शन देख के आप लगा रहे हैं तो जैसे दो कंडीशन दी हैं, आप चेक कर लीजिए कि जैसे मान लीजिए एक्स और वाई की वैल्यू दे दी, तो आप उसका एक तो माइनस देख लीजिए 15 के इक्वल है कि नहीं। दूसरा 3:2 चारों केसेस में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे ऑब्जेक्टिव आपको दिया होगा तो आपको 4 ऑब्जेक्टिव दिए होंगे, चारों में आप देख लीजिए 3:2 किस में आ रहा है और -15 किस में आ रहा है, दोनों नंबर्स को माइनस करने से ऐसे भी पता चल जाएगा आपको। जैसे इस क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन ना पूछता, सिर्फ एक्स वाई की वैल्यू दे देता, तो आप इस तरह से करके कर लेते इसको। अब क्वेश्चन का थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं, ये हो गया आप लोग के वनडे वाले के लिए, ठीक है। अब थोड़ा बढ़ाओ इसको, देखिए क्वेश्चन, एक लाइब्रेरी का, ये आपके जितने क्वेश्चन सभी थे ये छोटे वाले क्वेश्चन हैं, क्योंकि जितने भी चैप्टर्स होते हैं उसमें से कभी इजी क्वेश्चन बनता है कभी टफ बनता है, दोनों चीज़ें। तो अभी तक आपने जितना किया वो सारा इजी क्वेश्चन जब बनेगा तो उस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन अब जब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बनेगा तो अब जो कराने जा रहे हैं वो, एक लाइब्रेरी का लाइब्रेरियन किताबों को 3 अलमारियों में इस प्रकार सजाता है, 3 अलमारियों में इस प्रकार सजाता है कि तीनों अलमारियों में रखी किताबों की संख्या का अनुपात 5:2:3 है, 5:2:3 है। यदि तीसरी अलमारी में कुल किताबें 420 हैं तो लाइब्रेरी में कुल कितनी किताबें हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है, अगर थोड़ा सा दिमाग करेंगे तुरंत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए तीनों अलमारीज में आपको बुक्स बता दी, रेशियो बता दिए कितने कितने होंगे, लेकिन जब एक चीज़ की बात की जाती है तो जो हम वेरिएबल्स रखते हैं वो एक ही टर्म में रखते हैं, यानी जब हम तीनों में रखेंगे तो तीनों में क्या रखेंगे, x ही रखेंगे, 5x 2x और 3x, पहली दूसरी तीसरी तीनों अलमारी उसमें ये बुक हो गई आपकी। अब आपको दिया हुआ है कि थर्ड में 420 किताबें हैं, यानी 3x = 420, ये आपको गिवन है। अब आप यहाँ पे x की वैल्यू बस निकाल लें, इन पे पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा कि कितनी टोटल हो रहा है। तो x = कितना आ रहा है 140। अब टोटल बुक्स कितनी हो जाएंगी 5x + 2x + 3x, 5 × 140 + 2 × 140 + 3 × 140 इक्वल टू टोटल किताबें 1400, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, 5 दोस्त ABCDE, 5 दोस्त हैं जिनका नाम है ABCDE। अभी दूसरा नाम रखेंगे तो चिंता हो जाएगी कि मेरा नाम क्यों ले लिया, ठीक है। ABCDE है। एक निश्चित धनराशि को आपस में 1:2:3:4:5, एक धनराशि को 1:2:3:4:5 में के अनुपात में बांटते हैं। वे पाते हैं मतलब कंक्लूड करते हैं। E को A से
ई को ए से 840, ई को ए से, ई फॉर एलिफेंट, ई को ए से 840 रुपये ज़्यादा मिले हैं, तो बताइए बी को कुल कितना मिला होगा। तो बी को कुल कितना मिला होगा। नहीं, टोटल बताना है कि बी को कितना मिला है, बस बी को टोटल कितना मिला है? तो 420 एक आंसर इसमें से सही है, एक आंसर 420 ठीक है। इनका अमाउंट है x, 2x, 3x, 4x और 5x। अब आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि E को A से 840 रुपये ज़्यादा मिले हैं, तो हमने E का अमाउंट लिया और A का अमाउंट कितना है x। अब कितना ज़्यादा मिला है 840, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है E की और A की, और दोनों में डिफरेंस कितना है। ज़्यादा मिलने का मतलब ही यही है कि दोनों में डिफरेंस 840 का है। जैसे हम कहें कि इनके पास इससे ज़्यादा किताबें हैं, तो कितनी किताबें ज़्यादा हैं, जैसे हमने कहा 10 किताबें ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब है कि दोनों के बीच किताबों का जो डिफरेंस है 10 है। इसी तरह से ये हमने किया कि इसमें बीच में जो अमाउंट का डिफरेंस था वो इक्वल हो गया, तो 5x माइनस एक्स इक्वल टू 4x इक्वल टू 840, देन x इक्वल टू ये हमारा आ गया x इक्वल टू, ठीक है। अब हमने x निकाल लिया। अब चाहे a का पार्ट पूछे, चाहे b, चाहे जिसका पूछे, हम आराम से बता सकते हैं। a का पार्ट हमारा x हो गया यहाँ पे, b का पार्ट 2x, c का 3x, d का 4x और e का 5x। बस अब क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा था कि b का पार्ट ऑफ b, पार्ट ऑफ b है 2x और x हमारा आ गया है 200 प्लस 420। किसी का भी पूछता हम इसी तरह से निकाल देते हैं। यहाँ a का पार्ट ये हो गया, b का ये है, c ये है, d है। किसी का भी पूछते हम x जब हमारा आ गया तो इजीली हम किसी का भी पार्ट बता सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन है यूपीएससी 15 का। अब जो करने जा रहा है, पीटर एंड पॉल दो लोग हैं, एक का नाम पीटर है, एक का पॉल है। इस क्लास में तो नहीं होगा कोई। पीटर एंड पॉल की मासिक आय 4:3 के अनुपात में है, की मासिक आय 4:3 के अनुपात में है। उनके व्यय 3:2 के अनुपात में है। उनके व्यय 3:2 के अनुपात में हैं। यदि मास के अंत में प्रत्येक व्यक्ति 6,000 की बचत करता है, प्रत्येक व्यक्ति 6,000 की बचत करता है, तो उनकी मासिक आय क्रमशः क्या है। तो उनकी मासिक आय क्रमशः क्या है। इसको करने के लिए सबसे पहले ये समझिए कि जितनी आपकी आय हो रही है और जितना आप खर्च कर रहे हैं, बचत, तो जब हम उसको माइनस करेंगे उतनी बचत है हमारी, जितनी हमारी इनकम है। और लोग का ये क्वेश्चन तो बाहर एग्जाम में आता रहता है, आय और व्यय वाला क्वेश्चन
ऑलमोस्ट ज़्यादातर एग्जाम्स में आता रहता है, इसी में नहीं। ये आपका आय दिया है, ये व्यय दिया है। अब इसमें ये जान लीजिए कि जब पर्टिकुलर एक चीज़ की बात होगी तो जो वेरिएबल लेंगे हम एक तरह का लेंगे। अब इसमें आय की बात हो रही थी तो हमारा ये आय हो गया 4x और ये 3x। व्यय हमारा हो गया 3y और 2y। ठीक है, ये हमारी आय की बात हो रही है, ये व्यय की बात हो रही है। तो हमारी अगर हम इसमें बचत निकालें, ये भी क्वेश्चन में कह रहा है कि इनकी मास के अंत में बचत 6000 रुपये है, तो जितनी आय होगी और जितना हम व्यय कर रहे हैं अगर हम उनको माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी बचत कितनी हो रही है। और बचत हमें बता दी गई है कि दोनों बचा रहे हैं 6000 रुपये। तो हमारा 4x माइनस 3y इक्वल टू 6000 और 3x माइनस 2y इक्वल टू 6000। अब हमें निकालना है 4x और 3x की वैल्यू, बस यही हमें बताना है। तो x और y कितना आ रहा है बताइए, सॉल्व करके बताइए इसको। मैथ्स रीजनिंग तभी आएगी जब आप अपना हाथ फटाफट चलाएंगे। अब इसमें इसको कैसे सॉल्व करते हैं, जब आपका लगेगा कि जस्ट अपोजिट हो रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप सिंपल ये करिए कि जो इसमें x का वैल्यू है ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर वाले का नीचे में कर दीजिए, कभी भी गलत नहीं होता है। कितनी भी बड़ी वैल्यू हो, बस ये है कि अगर आप थोड़ा सा दिमाग से करेंगे तो थोड़ा इजी रहेगा, नहीं तो आंसर तो वैसे भी आ जाएगा, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें हमें सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 4x माइनस 3y इक्वल टू 6000, 3x माइनस 2y इक्वल टू 6000 था। अब मान लो हम y को काटना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ किसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसके अपोजिट में कितना लिखा है 2, इसमें 2 लिखा है, इसमें 3 लिखा है। हम y की वैल्यू पहले निकालना चाह रहे हैं तो यहाँ 2 लिखा है तो हम इसमें पूरी इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये 2 3 जो 6 हो गया, ये 3 2 जो 6 हो गया। अब दोनों में हमारा सेम हो गया, अब हमारा कट जाएगा ये। हम जब भी काटते हैं तो जो साइन हमारा यहाँ होता है उसके जस्ट अपोजिट साइन लगाते हैं। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ लगाएंगे माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस। ठीक है, अब हमारा ये नंबर जो है एक माइनस एक प्लस में होगा तो ये कट जाएगा। जब ये इसलिए बता रहे हैं कि कई लोग को इक्वेशन सॉल्व करना भी नहीं आ रहा होगा, इसलिए हमने इतना डिटेल करके इसको बता दिया। अब इसमें से ये घटेगा तो कितना आ जाएगा 9x प्लस 8x। अब इससे इसको माइनस करिए, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 6000, यानी x इक्वल टू 6000। फिर y कितना आ जाएगा, y कितना आ रहा है, y 6000। सही बता रहे हो, चलो मान लिया, बता रहे हो तो मान लिया। अब यहाँ पे एक का आय है 4x और एक का 3x। पहले वाले का आय पूछ रहा है। अब यहाँ से क्वेश्चन में आपसे व्यय भी पूछ सकता था, ठीक है। मान लो ये तो ठीक है आय पूछ रहा है, अगर ये पूछा जाता कि वो दोनों व्यय कितना कर रहे हैं तो आप ये वैल्यू नहीं निकालते, फिर आप ये निकालते 3y और 2y। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, कभी कभी ऐसा होता है कि उल्टा पूछ लेते हैं, व्यय पूछ रहा है, पता चला आप लोग आय निकाल के चले आ रहे हैं, ऐसा भी है। क्वेश्चन कभी कभी टिल्ट कर देता है, थोड़ा सा राउंड कर देता है। तो यहाँ पे 4x और 3x पूछ रहा है तो 4 मल्टीप्लाई 6000, 24,000 और ये हो गया 18,000। ठीक है, व्यय पूछता है तो आप 3y और 2y, y की वैल्यू भी आपके पास है और x की वैल्यू भी आपके पास है, जो पूछेगा वही आप पुट कर देंगे। जिनको इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आया वो ऐसे ही करेंगे, इक्वेशन कभी भी पूछा जाएगा।
आप देखते कौन बताता है। यूपीएससी 13 का क्वेश्चन है लास्ट। अब इसके बाद वाला एक दुर्लभ सिक्कों के ढेर में प्रति तीन आस्वर्ण का मतलब वो सोने नहीं है, दूसरे सिक्के। आस्वर्ण सिक्कों पर एक स्वर्ण सिक्का है। 3 आस्वर्ण सिक्कों पर एक स्वर्ण सिक्का है, यानी 3 आपके दूसरे मेटल्स के हैं और एक है गोल्ड का। ये मतलब है इस लाइन का। ढेर में 10 स्वर्ण सिक्के और डाल दिए जाते हैं। अब वो जो ढेर है हमारे पास, उसमें 10 सोने के सिक्के हमने और ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद स्वर्ण और अस्वर्ण सिक्कों का अनुपात 1:2 हो जाता है। 10 सिक्के ऐड करने के बाद स्वर्ण और अस्वर्ण का रेशियो हो जाता है 1:2। इस सूचना के आधार पर ढेर में कुल सिक्कों की संख्या अब क्या होगी, मतलब टोटल सिक्कों की संख्या आपसे पूछ रहा है। यानी जो गोल्ड के कॉइन हैं और जो अदर मेटल्स के हैं उनका रेशियो आपको दिया हुआ है 1:2। क्वेश्चन में बस इतना ही कह रहा है कि आपके 3 जो अदर मेटल्स हैं उस पे एक सोने का सिक्का है। इससे आपको पता चल रहा है कि दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। तो आपका अगर अस्वर्ण यानी अदर मेटल्स के कितने होंगे, 3x होंगे, तो उस समय पे सोने के कितने सिक्के होंगे, x। उस लाइन का मतलब ये है कि आपके पास अगर एक सोने का सिक्का यानी x है, तो अदर मेटल यानी अस्वर्ण के कितने हो जाएंगे, 3x। और आपको क्या गिवन है, रेशियो दिया हुआ है स्वर्ण का और अस्वर्ण का। और आपसे पूछ रहा है कि अब इस समय पे टोटल कितने कॉइन्स उसमें हैं। टोटल कॉइन्स का मतलब हो गया आपसे x + 3x + 10। इसकी वैल्यू पूछ रहा है 18। कितना है, 18। x की वैल्यू कितनी आ रही है, अब यहाँ पे ये जो रेशियो था, ये रेशियो आपसे क्या कहा गया, सबसे पहली लाइन पे ये कहा गया कि एक सोने का सिक्का तब मिलेगा जब 3 आपके दूसरे मेटल्स के हैं। पहली लाइन ये कह रहा है। फिर कह रहा है उसमें 10 सोने के सिक्के और डाल दिए गए। तो आपके पास सोने के सिक्के x थे पहले, तो x में आपने क्या किया, 10 और ऐड कर दिया। जब 10 और ऐड कर दिया तो उनका रेशियो हो गया 1:2। तो आप फिर 1:2, अब इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे। अब पूरे आपके पास कितने सिक्के हैं, x + 3x प्लस आपने 10 आपने बाद में और ऐड किए हैं, ये भी तो काउंट होगा। ये जो वैल्यू होगी ये आपके पूरे सिक्कों की संख्या होगी। कितना आया, 18। पहले x की वैल्यू निकालो यहाँ से। जब x = 20 आ रहा है तो 10 18 कैसे हो जाएगा, अब सही है शायद। x + 3x + 10। आपसे टोटल सिक्के पूछे जा रहे हैं ना, तो टोटल सिक्के में आपके गोल्ड वाले भी आएंगे और जो आपने 10 ऐड किया वो भी आएंगे, और जितने आपके एक गोल्ड पे 3x जो दूसरे मेटल्स के थे वो भी तो आएंगे। आपसे ये नहीं कह रहा है गोल्ड के कितने होंगे, आपसे ये कह रहा है कि पूरे टोटल कितने हैं, टोटल पूछ रहा है ना। तो आपके पास x + 3x ये पहले से थे और 10 आपने और ऐड कर दिए, ठीक है। तो टोटल सिक्के तो इतने होंगे। अब आपके पास आपने x की वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू के लिए रेशियो दिया हुआ था
कि x की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो x हो गया आपका 20 प्लस 3 मल्टीप्लाई 20 प्लस 10। ठीक है, ये टोटल हो गया। अब इसमें क्वेश्चंस किस तरह से बन सकते थे? एक पहला क्वेश्चन तो आपसे पूछ लिया टोटल कितने सिक्के हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता था कि इसमें सोने के सिक्के कितने। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से राइज होता तो सोने के सिक्के कितने आ जाएंगे आपके 20 ये हैं और 10 बाद में भी ऐड किया है तो कितना आंसर होता 30। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये हो गया कि सोने के सिक्के कितने हैं। तीसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता था कि दूसरे मेटल्स के इसमें कितने सिक्के हैं टोटल, तो वो कितने आते हैं 3x, ओनली 3x, तो 3 मल्टीप्लाई 20 यानी 60। ठीक है, इसमें 3 तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता था। एक तो उसने टोटल पूछ लिया, एक गोल्ड कॉइन, एक अदर मेटल्स के कितने कितने होंगे। तो क्वेश्चन में जो पूछेगा उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर देंगे। क्वेश्चन में एक भी लाइन फालतू नहीं लिखी रहती है। जैसे आप लोग को लगता है ना कि जो है अगर जैसे पहले दिया गया था कि कितने पे कितने सिक्के हैं, वो आपको इसलिए दिया गया था कि कितने नंबर्स उसमें हैं, दोनों के बीच में कितने होंगे। दूसरा दिया गया था आप लोग को x की वैल्यू निकालने के लिए कि x की वैल्यू उसमें कितनी आएगी, इसलिए रेशियो दिया गया था। अब 21 का क्वेश्चन करते हैं। एक विद्यार्थी परीक्षा के 6 प्रश्न पत्र में बैठता है। 6 प्रश्न पत्र में बैठता है। प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए अधिकतम अंक समान हैं। अधिकतम अंक समान हैं। इन प्रश्न पत्रों में उसके प्राप्तांक 5:6:7:8:9:10 अधिकतम अंक समान हैं। इन प्रश्न पत्रों में उसके प्राप्तांक यानी कितना स्कोर किया है उसने, उसके प्राप्तांक उनका रेशियो ये है। 6 सब्जेक्ट हैं तो 6 रेशियोज होंगे आपके 5:6:7 8:9 10। कुल मिलाकर उसने 60% अंक प्राप्त किए। कुल मिलाकर उसने 60% अंक प्राप्त किए। उसने कितने प्रश्न पत्रों में अधिकतम अंकों के 60% से कम अंक प्राप्त किए। कितने प्रश्न पत्रों में अधिकतम अंकों के 60% से कम अंक प्राप्त किए। क्वेश्चन में आपके लिए कह रहा है कि एक स्टूडेंट है, उसके 6 पेपर थे। 6 पेपर्स में उसने सभी में एग्जाम दिए। एग्जाम देने के बाद जो उसका ओवरऑल एग्जाम था, जैसे होता है ना 100 मार्क्स के पेपर्स हैं, तो वो मार्क्स सेम थे, यानी अधिकतम जो नंबर हैं वो मैक्सिमम मार्क्स सेम है। उसके बाद उसने उन 6 सब्जेक्ट में ये रेशियो गेन किया हुआ है। अब आपसे पूछ रहा है कि उसने टोटल जो उसका एग्रीगेट आया है वो भी 60% है, ऑलमोस्ट 60%। कुल मिलाकर उसने 60% अचीव किया। अब आपसे पूछ रहा है कि कितने ऐसे पेपर्स हैं जिसमें उसने 60% से कम मार्क्स गेन किए, ये आपसे पूछ रहा है।
बताए हैं कि उसने कितना गेन किया है, उसका रेशियो दिया हुआ है। तो अगर हम सबसे पहले पता लगा लें कि हमारे पास कितना मैक्सिमम उसके मार्क्स, कितने मैक्सिमम मार्क्स हो सकते हैं, उसमें 6 का डिवाइड कर दें, हमें पता चल जाएगा कि अगर जिसकी वैल्यू इन सबसे कम आ जाएगी वो उतना उधर चला जाएगा, बस उसका 60% निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा। तो सबसे पहले कुल पूर्णांक निकाल लो, प्राप्तांक का इनका एडिशन कर लो। 5x + 6x + 7x कितना आ रहा है? 27। कितने x हैं उनके पास? 6x। क्या बताते हो? भरोसा नहीं किया जा सकता तुम लोग का। 45x। अब कोई 6x बता रहा है, 6x कैसे हो जाएगा? 6 तो एक ही में है, फिर 45x ही हो गया। हमारे यहाँ पे 60/100 है, 100/60। अब हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि हमारे कुल पूर्णांक कितने हो रहे हैं। ये है, ठीक है, हम यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जैसे ये पूर्णांक हमारा आ गया, अगर हम इसको 6 से डिवाइड कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि उसका टोटल वो एक में कितना गेन कर रहा है। एक का पता चल जाएगा कि एक पेपर हमारा कितने पूर्णांक का है। तो हमने क्या किया, 225/x, ये हमारा डिजिट है। हमने क्या किया, 6 से इसको डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमारे पास 6 पेपर्स हैं, जितने पेपर्स हैं उससे हमने डिवाइड कर दिया। अब हमारा ये नंबर आ गया। इस नंबर का अगर हम 60% निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा कि 60% से कम कितने कितने पेपर्स में हैं। हमें नंबर्स ऑफ पेपर्स पूछ रहा है बस। तो अगर हम इसकी वैल्यू निकाल लें तो पता चल जाएगा। बताओ इसकी वैल्यू। सॉल्व करो। 225x/18 कितना आएगा? हाथ चलाइए, हाँ, वहाँ एग्जाम में कौन बताने आएगा? पूरा पूरा कट भी रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ पे? तो तुम लोग बता क्यों नहीं रहे? हाँ, और क्या, इससे इसको काट दो, हो गया। यहाँ भी तो कट जाता, तो क्यों नहीं काट रहे उसको? यहाँ भी तो कट के आ जाएगा, वही तो कह रही हूँ, पूरा पूरा कट जाएगा, तो क्यों नहीं काट रहे उसको? हम तो कॉन्फिडेंस चेक कर रहे हैं तुम लोग का, कितना कॉन्फिडेंस है। अगर हम चाहे यहाँ काटें चाहे वहाँ काटें, बात तो सेम है, कोई फर्क थोड़ी ना है। 75x, अगर हम एक पेपर में इसको निकालना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, 6 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा? 25x/2। अब हम इसका 60% निकाल लें बस। आ गया? क्या किया गया पहले उसको समझ लीजिए। सबसे पहला काम ये है कि आपको ये पता लगाना था कि हमारा टोटल मार्क्स कितने का है, क्योंकि हमें नंबर नहीं दिया है, हमें डिजिट में नहीं पता है, तो हमने सबसे पहले निकाल लिया कि टोटल हमारा कितना है। तो आ गया 75x। उसके बाद हमारे पास पेपर थे 6 पेपर्स थे, तो हम देखेंगे कि एक पेपर हमारा मैक्सिमम कितने मार्क्स का है, तो हमने इसको 6 से डिवाइड कर दिया, तो हमें पता चल गया कि एक पेपर हमारा 25x/2। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इतने कितने ऐसे पेपर्स हैं जिसमें 60% से कम मार्क्स उसने गेन किया है। तो अगर इसका हम 60% निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा इससे कम कितने में हो रहा है उसका। तो जब हमने इसको निकाला तो आ गया 7.5x। अब हमारे पास पेपर्स हैं इसके पास 1 2 3 4 5 6,
अब इसमें देख लीजिए इतने कितने सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें 7.5x से कम मार्क्स हैं उसके, बस। तो कितने पेपर्स आ रहे हैं? 2 नहीं हैं, 3 पेपर हैं। एक पेपर 7x वाला भी तो है, 7.5x है, चाहे 0.5 से ही कम हो, कम तो है ही है ना। तो आपका एक पेपर ये निकलेगा, एक ये 3 पेपर्स ऐसे हैं जिसमें 60% से कम मार्क्स उसके आ रहे हैं। पेपर इतना इजी थोड़ी ना आएगा। आप लोग सोच रहे हैं 21 का क्वेश्चन था, थोड़ा सा क्वेश्चन टफ आएगा, लेकिन जब प्रैक्टिस करेंगे तो आने लगेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन इसलिए नहीं लग पा रहा है क्योंकि एक्स के फॉर्म में दिया हुआ है। अगर हमें टोटल तुरंत बता दें तो हम कट करके निकाल के बता देंगे, लेकिन हमें आंसर भी एक्स के फॉर्म में ही निकालना था, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। अगर हमें कोई रेशियो दिया होता, कुछ होता, तो हम लोग तुरंत इसको निकाल लेते, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं दिया था, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा टफ कैटेगरी का है, ठीक है। लेकिन बेसिक सेम है, बेसिक में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि जितना आपका टोटल बन रहा है उसमें आप क्या करेंगे, जितने परसेंट की बात कर रहा है इक्वल टू उतने प्राप्तांक होंगे उसके। बेसिक तो वही है, निकालने का मेथड वही है, बस आप एक्स के फॉर्म में लिखते चले जाइए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी इसके कुछ क्वेश्चंस हम आपको भेजेंगे भी, आपके ग्रुप में भिजवा देंगे इसके कुछ क्वेश्चंस, तो आप इस चैप्टर के थोड़े क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अगर एक ही चैप्टर के क्वेश्चन खूब सारे कराएंगे तो फिर नहीं हो पाएंगे, फिर तो ये 4 हफ्ते यही चलता रहेगा, तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आपके ग्रुप में भिजवाएंगे, उसको आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिएगा कि हो रहा है या नहीं हो रहा है। अच्छा एक चीज बताइए, फिर आप लोग की छुट्टी कर देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट ज़्यादा होता है या कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। अच्छा, 1 साल का नहीं, 1 साल और अगर टाइम पीरियड अलग अलग दिया हो तो क्या होता है? तो हम किस तरीके से निकालते हैं? टाइम के हिसाब से। जैसे सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन करना है, जैसे मान लो 2 साल की बात कह दी, फिर 4 साल की बात कर दी, तो कैसे करेंगे उसको? 4 साल वाला ऑब्वियस है ज़्यादा है, लेकिन अगर हमसे एग्रीगेट पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे? फार्मूला हमारा सेम रहेगा, बस हम उसको कंडीशंस मानते हुए एडिशन करते चले जाएंगे। कभी कभी क्वेश्चन आजकल मैं देख रही हूँ ट्रेंड इतने बड़े बना दे रहे हैं कि 2 साल में ये हुआ, 3 साल में ये हुआ, और क्वेश्चन आपका सिंपल वही लग रहा है, साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन दर गुणे समय बटे 100। फार्मूला सिंपल यही लग रहा है, लेकिन उसको 2 साल के लिए अलग कर दिया, 3 साल 4 साल के लिए, तो आपको इसमें कुछ भी टिपिकल नहीं है, फार्मूला आपका वही लगेगा। आप सिंपल एडिशन करते चले जाएंगे जितने साल के लिए जो कंडीशंस दी होंगी, बस, ठीक है। अब नेक्स्ट हमसे शुरू करेंगे।